चलिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और इस सारी लर्निंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का सेशन अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के दिन में हम एडवांस्ड सीएसएस को कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर फ्लेक्सबॉक्स हो गया और इसके अलावा हम देख रहे होंगे मीडिया क्यूरीज को। हमारा मेन जो आज का टॉपिक होगा वो रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर होगा। जिस हद तक हमें अभी ज़रूरी है सीखना अपने पेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, उस हद हद तक हम लोग बूटस्ट्रैप को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएँगी, फिर हम एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि और हम लोग जो है प्रैक्टिकली एक पेज बनाकर देखेंगे इंशाल्लाह। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, कन्फर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो चुकी है? यस। ओके। अच्छा, तो फ्लेक्सबॉक्स को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कोड करके दिखाऊँगा। सॉरी, फ्लेक्सबॉक्स, इसे मैं वीएस कोड में ओपन कर देता हूँ। एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं index.html रखता हूँ। साथ में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम मैंने सीएसएस रख दिया। इसके अंदर मैं style.css की फाइल मैं यहाँ पे रखूँगा। इसके अलावा भी अगर हमारी कोई सीएसएस होगी जो कि हमने अपने पेज के अंदर डालनी होगी, जैसे कि आज हम बूटस्ट्रैप की डाल रहे होंगे, तो वो भी हम इसी सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर ही रख रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये एक सिंपल सी बॉयलर प्लेट बन के आ गई है मेरे पास। इसके अंदर जो है ये 2 टैग्स हमने नहीं पढ़े हुए थे। सो इनके बारे में थोड़ा-सा मैं आज बता देता हूँ। ये जो कैरेक्टर सेट है, ये क्या करता है, ये जो मेटा टैग है, ये बताता है हमारे पेज के बारे में ब्राउज़र को कि इसके अंदर ये वाला कैरेक्टर सेट यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनने पढ़े हुए होंगे आस्की कोड्स वगैरह, तो जिस तरह से आस्की कोड्स होते हैं जिसके अंदर 200 एंड कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसी तरह से यूटीएफ-8 भी एक कैरेक्टर सेट है, जो कि हम लोग अपने पेजेस के अंदर ही यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं। ये चीज़ ब्राउज़र को कैरेक्टर सेट के बारे में बताता है। और दूसरा, जो ये वाली लाइन हमारे ब्राउज़र को बताती है कि ये पेज जब हमारा रेंडर हो, तो उस वक़्त वो उसका ज़ूम लेवल कितना हो और विड्थ उसकी कितनी हो। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने बताई हुई है कि व्यू पोर्ट जो है, उसकी विड्थ उतनी ही हो जितनी कि डिवाइस विड्थ है और इनिशियल स्केल यानी कि इनिशियल उसका जो ज़ूम लेवल है वो 1.0 होना चाहिए। सो इन दोनों लाइनों का ये मतलब है। सो हम लोग अभी फ्लेक्स बॉक्स को स्टार्ट करते हैं और फ्लेक्स बॉक्स को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। इसे मैं क्लास देता हूँ कंटेनर। इसके अंदर जो है मैं कुछ स्पैन के एलिमेंट्स बना देता हूँ। स्पैन डॉट एलिमेंट डॉट एलिमेंट स्पैन डॉट एलिमेंट, और इसके साथ ही मैं उस सीएसएस फाइल को इसके साथ लिंक कर देता हूँ। इसे मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ। सीएसएस के फ़ोल्डर में जाओ और उसके अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस को रीड करो। सो इस तरीके से मैंने स्टाइल शीट को इसके साथ लिंक कर दिया और एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर मैंने अभी 3 स्पैन के एलिमेंट्स रखे हैं जो कि बिल्कुल एम्प्टी हैं। सो फ्लेक्स बॉक्स को समझाने के लिए मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो अभी हमारे पास ये एक ब्लैंक पेज आ रहा है। मैं क्या करता हूँ कि ये जो कंटेनर है, इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ।
ये डॉट का मतलब आप लोगों ने कल पढ़ा है कि ये सीएसएस का क्लास सिलेक्टर है, यानी कि एचटीएमएल के अंदर जो हमने कोई क्लास जिस एलिमेंट्स को दी हुई है, उन सबको कोई स्टाइलिंग देने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, उन्हें सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसे डॉट के साथ उसे रेफर करते हैं। सो कंटेनर को मैं कुछ प्रॉपर्टीज देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि तुम्हारी विड्थ होनी चाहिए 40% ऑफ द पेज, तुम्हारी हाइट होनी चाहिए लेट्स से 600 पिक्सल, एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ दे देता हूँ ताकि आप सबको शो हो। तो मेरे पास ये एक बॉक्स बन के आ गया है। इसे सेंटर में करने के लिए मैं इसे मार्जिन देता हूँ, और इसका शॉर्टकट आपने ये पढ़ा होगा, ये इसे मैंने टॉप बॉटम ज़ीरो कर दिया, और लेफ्ट राइट जो है मैं इसका मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। सो ये हमारा सेंटर में आ गया है। अब इसके अंदर जो है हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ये हमने 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। सो एलिमेंट्स को शो कराने के लिए इनको भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। एलिमेंट्स, एलिमेंट है या एलिमेंट्स, एलिमेंट। सो एलिमेंट को मैं क्या करता हूँ, इसे मैं विड्थ देता हूँ लेट्स से 80 पिक्सल, और हाइट भी इसको मैं दे देता हूँ 80 पिक्सल, एंड इसे बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ वाइट। लेट मी चेक अगेन। हम्म। अच्छा, स्पैन चूंकि हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, इस वजह से बाय डिफॉल्ट ये हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये उतनी विड्थ लेता है जितना कि इसके अंदर कंटेंट होता है। और फिलहाल हमारे पास कोई इसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो इसे मैं स्पैन की बजाय इसे मैं डिव अज्यूम करता हूँ। सो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। सो इसका मैं बैकग्राउंड कोई और दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड, और इसे मैं बॉर्डर ऐड कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लू। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। इनकी विड्थ मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, 120, 120। सो इस तरीके से ये हमें शो हो रहे हैं। सो इन्हें एक ही लाइन में शो कराने के लिए, अच्छा चूंकि ये लोग ये चीज़ें जो है अभी मैंने डिव बनाई हुई हैं, अगर ये हमारे पास इन लाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते तो फिर ये हमारे पास एक रो में आ रहे होते। एक रो के अंदर ये पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा में यहाँ पे शो हो रहा होता। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा कंटेनर है, इसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स से ये हमें एक रो में शो हो रहा होता है, क्योंकि फ्लेक्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन जो हमारे पास होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है रो। इसका मतलब है कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक रो में शो करा दो। तो ये हमें वो एलिमेंट्स एक रो में शो करा रहा है। अगर मैं इसे रो की बजाय कॉलम कर देता हूँ, तो अब वो सारे एलिमेंट्स वो एक कॉलम की फॉर्म में हमें दिखाएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि समझना हमारे लिए ज़रूरी है, हम वो अभी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब ये है कि इस कंटेनर के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ पे जस्टिफाई हो रहे हों, स्टार्ट में हों, एंड पे हों, डिवाइड हो जाएँ, या किस तरीके से होने चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं इसे करता हूँ सेंटर, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। मैं इसे अगर करता हूँ एंड, तो ये हमारे फ्लेक्स बॉक्स के एंड पे ये वाले एलिमेंट शो हो जाएँगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट पे होते हैं। इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जो 1-2 प्रॉपर्टीज़ हम और ऐड कर सकते हैं, वो है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है, उन सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देता है, उनके कोनों तक या उनके एलिमेंट्स के दरमियान बराबर स्पेस ले आता है। इसके अलावा स्पेस बिटवीन के अलावा एक और भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करता है कि इन एलिमेंट्स को सेंटर में रखता है, और इनके आसपास जो है कुछ स्पेस छोड़ देता है, या उतनी स्पेस अपनी छोड़ रहा होता है। तो ये हमारा हो गया जस्टिफाई कंटेंट। अभी के लिए से मैं कह देता हूँ कि ये हमारा हो जाए
स्पेस बिटवीन। साथ ही अच्छा, ये जो अभी तक हमने काम किया है इसकी मदद से हम लोग हॉरिज़ॉन्टली जो है इसे अलाइन कर रहे थे। अब अगर वर्टिकली हम इसे अलाइन करना चाहते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स को या उसके अंदर के एलिमेंट्स को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अलाइन आइटम्स, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसे करता हूँ सेंटर। तो ये तीनों एलिमेंट्स अभी सेंटर में आ गए। मैं इसे करता हूँ एंड, तो फ्लेक्स बॉक्स के एंड में ये हमें शो हो रहे होंगे। इसी तरीके से अब अगर ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ये रो की बजाय मैं कर दूँ कॉलम, ये अगर कॉलम हो गए, और जस्टिफाई कंटेंट ये मैं आप लोगों को एक-एक करके साथ में दिखाऊँगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा कॉलम में इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे। अब अगर इसके अंदर हम लोग करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, तो ये क्या करेगा, वर्टिकली हमारा उन एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। अगर मैं वर्टिकली इन्हें सेंटर में करना चाहता हूँ, तो ये हमारे वर्टिकली सेंटर में आ गए। मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस बिटवीन इनके आ जाए, तो इन एलिमेंट्स के दरमियान में स्पेस आ गई। सो इस तरीके से हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। और अब अगर हमारा फ्लेक्स बॉक्स कॉलम की सूरत में है और हम इसे सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं वर्टिकली, तो उसके लिए हम करेंगे अलाइन आइटम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर कर देता हूँ। सो ये हमारे बॉक्सेस यहाँ पे सेंटर पे आ गई हैं। सो ये हमारा टोटल जो है फ्लेक्स बॉक्स का कांसेप्ट है सीएसएस के अंदर। ये चीज़ें अगर आपको समझ आ जाती हैं, सो यू आर रेडी इनफ टू मेक एनी लेआउट यूजिंग दीज़ प्रॉपर्टीज़ एंड दीज़ एलिमेंट्स। आगे मूव करते हैं। इसे मैं हेडिंग दे देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स, और अब हम कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज क्या है? ये चीज़ मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पेज में हम वेबसाइट्स में रिस्पॉन्सिवनेस किसे कहते हैं, ये काम कैसे करती है, इसके लिए क्या-क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं अक्सर औक़ात। सो रिस्पॉन्सिवनेस किसी भी साइट की उस खूबी को कहते हैं कि वो डिफरेंट डिवाइसेज़ में क्या प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। हमारी कोई भी वेबसाइट अगर वेबसाइट पे भी मोबाइल पे भी सही काम कर रही है और टैबलेट पे भी और लैपटॉप पे भी, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ये वाली हमारी साइट है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिव साइट है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ और उसे जो है आप लोगों को शो कराने के लिए कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, मैं इसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेज़ का आइकन आ रहा होता है डेवलपर टूल में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखें कि ये हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन में बिल्कुल परफेक्ट ये वाली साइट काम कर रही है। अगर मैं इसे टैबलेट की स्क्रीन पर लाऊँ, तो उसमें भी ये बेहतरीन काम कर रही है। और उसके बाद अगर बड़ी स्क्रीन पे जाएँ, तो यहाँ पे भी ये साइट हमारी काम कर रही है। सो आज के दिन में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। इसके लिए अगर हम गौर करें, तो हमारे पास किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए? सबसे ज़रूरी बात जो ये है, वो ये है कि हमें यकीनन फिर कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिनकी मदद से हम डिफ़ाइन कर सकें कि ये वाली चीज़ हमारी बड़ी स्क्रीन पे ऐसे शो हो रही हो, छोटी स्क्रीन पे ऐसे शो हो रही हो। यानी कि बड़ी स्क्रीन के लिए हम कोई और सीएसएस डिफ़ाइन कर रहे होंगे, छोटी स्क्रीन के लिए हम कुछ और सीएसएस डिफ़ाइन कर रहे होंगे। सो अभी तक जो हम सीएसएस लिख रहे थे, वो ग्लोबल सीएसएस थी। यानी कि उसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो हमारे सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है किसी मखसूस स्क्रीन से नीचे आके हमारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएँ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स से मैंने यहाँ पे ये मीडिया क्यूरीज़ की हेडिंग दी, और इसके बाद जो है एक मैं पैराग्राफ डिफ़ाइन कर देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है? और इस पैराग्राफ को मैं एक क्लास दे देता हूँ, पैरा, और इस पैरा को मैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ और इसका 40 पिक्सल कर देता हूँ।
सो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो है इसके फ़ॉन्ट साइज़ ये आ रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि ये यही स जब हम छोटी स्क्रीन पर जाएँ, तो इसकी ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कुछ और हो। सो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा और अभी अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जाऊँ, तो ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो है उतना ही रहेगा और ये हमारे पेज को ख़राब करता जाएगा, जैसे हमारा पेज छोटा होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पेज को ख़राब कर रहा है। सो मैं इसका क्या करूँगा, मीडिया क्यूरी डिफाइन करूँगा। मीडिया क्यूरी को डिफाइन करने का तरीका कुछ यूँ है, मीडिया स्क्रीन उसके बाद आप ये राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे। इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जब मैक्सिमम विड्थ स्क्रीन की जो है वो लेट्स से 500 पिक्सल हो, तो उससे नीचे जितने भी हमारे स्क्रीन्स हैं, यहाँ पे एक एंड का कीवर्ड भी आएगा। तो उससे नीचे 500 पिक्सल से नीचे की जो हमारी स्क्रीन्स हैं, उनके ऊपर इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ जो है, वो हमारा 20 पिक्सल। सो अब अगर इसी साइड को हम यहाँ पे चेक करें, ये 500 पिक्सल तक जब हमारी विड्थ थी, तो इसका ये फ़ॉन्ट साइज़ था, 500 से ऊपर जब थी और जैसे ही हम लोग 500 पे आए, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होके ये आ गया है। ये मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम विड्थ यानी कि किसी भी पेज का हम बता सकते हैं कि इस विड्थ से नीचे-नीचे के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हों। इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट से ऊपर का भी डिफाइन कर सकते हैं कि इससे ऊपर जो है हमारे ये प्रॉपर्टीज़ हों। लेट्स से यहाँ पे अब मैं मिन विड्थ कर देता हूँ कि 500 पिक्सल से ऊपर जो है हमारी ये प्रॉपर्टीज़ हूँ और उससे नीचे के लिए जो है बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे कोई 20 पिक्सल रख देता हूँ और यहाँ पे मैं 40 पिक्सेल्स रख देता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि 500 पिक्सेल्स या इससे ऊपर अगर हम जाएँ तो हमारे पैराग्राफ का साइज़ ये है और अगर हम इससे नीचे आएँगे तो हमारे पैराग्राफ का साइज़ अगेन छोटा हो जाएगा। सो ये कांसेप्ट था हमारे मीडिया क्यूरीज़ का। इसके बाद हम मूव करते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। सो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक सीएसएस की लाइब्रेरी है। कुछ डेवलपर्स ने क्या किया कि हमारे लिए हमारी वेब पेज की जो डेवलपमेंट के टाइम है उसे कम करने के लिए रिड्यूस करने के लिए उनने पहले से सीएसएस हमारे लिए बना के रख दी, एक फाइल हमें बना के दे दी। हम लोगों को कहा गया कि आप लोग जस्ट जो है हमारी ये क्लासेस को यूज़ करें, ये क्लास अपने एलिमेंट्स के अंदर ऐड करें और आप लोगों का काम जो है होता जाएगा। सो बूटस्ट्रैप को जो है हमने सबसे पहले डाउनलोड करना है। ये बूटस्ट्रैप की मैंने वेबसाइट ओपन की getbootstrap.com। यहाँ पे मैं रीड डॉक्स पे आया, यहाँ पे गेट स्टार्टेड बल्कि मैं यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊँगा। डाउनलोड में आया, यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया कि हमारे पास ये बूटस्ट्रैप की फाइल्स डाउनलोड हो जाएँ। सो इसके अंदर ये हमें सीएसएस भी प्रोवाइड करती है और जावास्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करती है। वैसे हमारे लिए सीएसएस बूटस्ट्रैप हम यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात जब आप बूटस्ट्रैप का ख़ास तौर पे नैवबार यूज़ कर रहे होते हो या इसकी कुछ और ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हो जो कि जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट हो रही हैं, तो उसके लिए हमें इसकी जावास्क्रिप्ट भी साथ में चाहिए होती है। सो मैं क्या करूँगा बूटस्ट्रैप को कहीं पे भी जाके सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने बूटस्ट्रैप को सेव कर दिया। इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं आता हूँ, ये हमारे पास एक फ़ोल्डर आया जिसके अंदर ये बूटस्ट्रैप की सीएसएस पड़ी हुई है और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट पड़ी हुई है। हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल नहीं डालनी होती क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसे डाल देंगे, तो जब हमारी वेबसाइट अगर कहीं पे डिप्लॉय होगी तो उसका बिला वजह जो है उसका इतना साइज़ बढ़ जाएगा। सो इसके अंदर सिर्फ़ जो हमें चीज़ें चाहिए सिर्फ़ वो हम कॉपी करेंगे और वो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। सो सीएसएस बूटस्ट्रैप की यूज़ करने के लिए bootstrap.min.css की फ़ाइल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। बूटस्ट्रैप जो है हमें ये एक मिन की फ़ाइल देता है और एक जो है सिर्फ़ बूटस्ट्रैप के नाम से देता है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ़ ये है कि ये जो है इसके अंदर फ़ॉर्मेटिंग हुई हुई होती है, जो सिर्फ़ बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है और इसके अंदर फ़ॉर्मेटिंग नहीं हुई होती।
जिसका फ़ायदा ये होता है कि इसका साइज़ थोड़ा-सा जो है उससे कम हो जाता है, लेकिन वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें डिफ़ाइन हुई हुई होती हैं। ये जो है आप देख सकते हैं, इसका साइज़ 275 केबी है और इसका 28 केबी। मैं बूटस्ट्रैप मिन की फ़ाइल यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी इसने हमें फ़ाइल दी हुई हैं। अगर हम सिर्फ़ बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, हम सिर्फ़ ये ग्रिड वाली फ़ाइल उठा के हम लोग अपने पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात हम लोग ये ओवरऑल जो है बूटस्ट्रैप डॉट मिन की फ़ाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने ये बूटस्ट्रैप डॉट मिन की फ़ाइल यहाँ से कॉपी की और इसे जो है मैं पेस्ट करता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसको भी मैं अपने पेज के अंदर लिंक कर देता हूँ, लिंक सीएसएस, उसके अंदर आके bootstrap.min.css। तो इस तरीके से मैंने बूटस्ट्रैप की सीएसएस की फ़ाइल को अपने पेज के अंदर इंक्लूड कर दी है। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अगर हमने अपने पेज के अंदर लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग उसकी जावास्क्रिप्ट की भी मिन की फ़ाइल हम लोग कॉपी करेंगे। bootstrap.min.js ये हमारे पास फ़ाइल पड़ी हुई है। इसे मैंने कॉपी किया और इसे भी मैं उसी फ़ोल्डर के बल्कि एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा उसके अंदर, जिसका नाम मैं रखूँगा जावास्क्रिप्ट या जेएस, सिंपली जेएस, एंड इसके अंदर मैंने वो फ़ाइल को रख दिया। ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आ गई है। सो बूटस्ट्रैप की जो ज़्यादातर यूटिलिटीज़ हम लोग जनरली यूज़ कर रहे होते हैं, वो इसका कंटेनर है, इसका ग्रिड सिस्टम है और इसके साथ-साथ जो है हम लोग इसके नेव बार, इसके जो है ना बाकी चीज़ें भी कभी-कभी यूज़ कर रहे होते हैं। सो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि इस सारी चीज़ को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि आप लोगों को इसका कंटेनर के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक कंटेनर यहाँ पे लगा देता हूँ। बूटस्ट्रैप का कंटेनर लगाने के लिए मैं एक डिव बनाऊँगा, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। अब ये जो है बूटस्ट्रैप ने इस कंटेनर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हुई होती हैं। सो इसके अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, एक और एलिमेंट देता हूँ, div डॉट एलिमेंट, और इस एलिमेंट को जो है मैं कुछ हाइट दे देता हूँ ताकि हम लोग देख सकें कि ये काम किस तरह कर रही है। इस सारे सीएसएस को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। चलें इसे रहने दें, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एलिमेंट, और इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये एलिमेंट वाला पार्ट हमें लाज़मी कमेंट आउट करना पड़ेगा। इस एलिमेंट को मैं कुछ हाइट दे देता हूँ। इसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पिक्सल इसकी हाइट दे दी है। और इसे मैं बैकग्राउंड की तरह दे देता हूँ रेड फॉर एग्ज़ाम्पल। सो ये हमारा जो है इस वक़्त ये कंटेनर जो है इतनी विड्थ ले रहा है, जो बूटस्ट्रैप का है। क्योंकि उस कंटेनर के अंदर मैंने एक डिव बनाई थी, और डिव अपने पैरेंट की फुल विड्थ लेता है, क्योंकि वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो उस डिव ने उसकी पूरी विड्थ ली, उसे मैंने कुछ हाइट दी हुई थी, सो इसने उतनी हाइट ली, और ये हमारे पास एक इतनी, ये हम डेवलपर टूल में कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन-सी चीज़ कितनी विड्थ ले रही है, उसके लिए हम यहाँ पे ये डेवलपर टूल को ओपन करते हैं। यहाँ पे इसके ये सेलेक्टेड टूल को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगा, तो ये हमें दिखा रहा है कि ये जो एलिमेंट है, ये 1296 पिक्सल जो है अभी इसकी विड्थ है, और ये कंटेनर जो है ये 1320 पिक्सल इस वक़्त विड्थ ले रहा है। सो अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ समझाने के लिए, मैं क्या करता हूँ कि इसका जो है अभी के लिए मैं रखता हूँ 1400 पिक्सल। जब तक 1400 पिक्सल इसकी स्क्रीन है, तब तक इस कंटेनर की जो विड्थ होगी, वो होगी 1320 पिक्सल। जैसे ही मैं 1400 पिक्सल से
1 पिक्सेल भी नीचे आता हूँ तो इसकी विड्थ चेंज हो चुकी होगी। अब ये 1140 पिक्सेल और ये 1140 पिक्सेल हमारी ऐसी ही रहेगी जब तक हमारी स्क्रीन की विड्थ 1200 पिक्सेल नहीं हो जाती। यानी कि अब अगर मैं चेक करूँ तो ये 1140 पिक्सेल है और 1200 से जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो ये हमारे पास इसकी विड्थ चेंज होके 960 पिक्सेल हमारे पास यहाँ पे आ रही है। सो इस तरीके से हमारा जो है बूटस्ट्रैप वो हमारे पास एक लेआउट दे देता है कि आप जस्ट इसे यूज़ करें, हर स्क्रीन के लिए ये खुद एडजस्ट होता जाएगा, आप अपना सारा कंटेंट इसके अंदर रखते जाएँ। बूटस्ट्रैप के अंदर जो है कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें समझना जो है बड़ा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्रेक पॉइंट्स। ये हमारे पास इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो डबल एक्सेल स्क्रीन होती है, यानी कि उसे बूटस्ट्रैप कहता है कि ये 1400 पिक्सल से ऊपर वाली स्क्रीन है, ये हमारे लिए डबल एक्सेल है। फिर 1200 पिक्सल से 1400 पिक्सल के दरमियान जो हमारी स्क्रीन्स हैं वो एक्सेल के अंदर आती हैं। 992 से लेकर 1200 पिक्सल तक हमारी एक्सेल ये एलजी में आएगी। उसके बाद इसी तरीके से एमडी हमारी 768 से 992 पिक्सल एंड स्मॉल जो है 576 पिक्सल से 768 पिक्सल तक हमारी आ रही होती है। सो इन सारी चीज़ों को हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं बूटस्ट्रैप की डिफरेंट चीज़ों के अंदर। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ये जो एलिमेंट है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं देता हूँ अ, पैडिंग में देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी ये जो पैडिंग हो, ये हमारी जो मीडियम स्क्रीन है, यानी कि 768 पिक्सल, इससे ऊपर तक रहे, उससे नीचे ये पैडिंग खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग एमडी और एमडी तक हमारी ये 2 रैम हो। सो यहाँ पे आके जब मैं चेक करूँगा ये मैंने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंपाउंड के अंदर आया, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 8 पिक्सल जो है यहाँ पे पैडिंग ऐड हो चुकी है। और अब मैं अपनी स्क्रीन को अगर छोटा करूँ और ये हमारा मीडियम यानी कि 768 पिक्सल से जैसे ही नीचे आएगा, तो आप देखेंगे ये पैडिंग खत्म हो जाएगी। ये आप यहाँ पे अभी नोटिस कीजिएगा 768 पिक्सल से मैं जैसे ही 1 पिक्सल नीचे आया, तो ये हमारी पैडिंग खत्म हो चुकी है। अगर मैं चाहता कि ये थ्रू आउट ऑल द सब स्क्रीन पर ये हमारी पैडिंग रहती, तो ये मैं पैडिंग 2 इसकी ऐसे डिफाइन कर देता, तो ये हमारी इस तरीके से हो जाती। सो ये जो है बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट्स को हमने कवर कर दिया है। अभी जब हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अपने वेब पेज के अंदर तो आप लोगों को इस चीज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कंटेनर किस तरह काम कर रहा है हमारा और ये सारे प्रॉपर्टीज़ इसके ब्रेक पॉइंट्स हम लोग कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, इसके अलावा जो बूटस्ट्रैप का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मैं यहाँ पे लाज़मी जो है मेंशन करना चाहूँगा और वो है यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर इसके ग्रिड सिस्टम। मैं एक यहाँ पे H2 डिफाइन कर देता हूँ और इसे मैं कहता हूँ ग्रिड सिस्टम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक डिव बनाता हूँ, उसे मैं क्लास देता हूँ रो। इस रो के अंदर मैं जो है 2 कॉलम बना देता हूँ, डिव डॉट कॉलम और एक और बनाता हूँ डिव डॉट कॉलम। इसके अंदर एक और डिव बनाया और इसे मैं कहता हूँ कॉल एलिमेंट, कॉलम एलिमेंट और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ, कॉलम एलिमेंट। तो इस चीज़ को मैं अलग से दिखाने के लिए कॉलम एलिमेंट को कुछ हाइट देकर उसे कुछ बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। हाइट इसकी मैं रख देता हूँ 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका मैं रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन। तो ये मैंने 2 कॉलम यहाँ पे डिफाइन कर दिए और ये 2 कॉलम हम लोग देखेंगे कि तमाम स्क्रीन्स के ऊपर जो है हमारे 2 के 2 ही आ रहे होंगे। चाहे हम बड़ी स्क्रीन पर आएँ या छोटी स्क्रीन के ऊपर तो ये हमारे
इतनी ही जो है अपनी पूरे स्क्रीन की इतनी जगह ले रहे होंगे। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 कॉलम हैं, इनको मैं चाहता हूँ कि बड़ी स्क्रीन पे कुछ जो है ये 2 ही नज़र आएँ 1 रो में, जबकि जब हम छोटी स्क्रीन पे आएँ तो 1 रो में हमारा 1 कॉलम आना चाहिए। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वो ये है कि जब भी हम ग्रिड सिस्टम डिफ़ाइन करने लगते हैं तो बूटस्ट्रैप क्या करता है कि हमारी जो अ ये जहाँ पे हमने रो डिफ़ाइन किया हुआ होगा, उस स्क्रीन को ये जो अभी विड्थ यहाँ पे आ रही है 1140 पिक्सल, तो यहाँ पे इस सारी स्क्रीन को वो डिवाइड करता है 12 हिस्सों में। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम टोटल यहाँ पे 12 कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है, एक जो हमारा ये पहला कॉलम था, ये उन 12 में से सिर्फ़ 2 से 3 कॉलम की विड्थ है। तो ये मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है, इसे मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ़ उन 12 में से 2 कॉलम की विड्थ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 12 में से सिर्फ़ 2 देगा और दूसरे के साथ क्योंकि हमने कोई डिफ़ाइन नहीं किया हुआ था, तो ये उन उस 2 के अलावा जितनी भी विड्थ थी, उतनी की उतनी दे रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी सिर्फ़ 2 या 3 कॉलम की विड्थ है, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे डिफ़ाइन कर दिया कि ये सिर्फ़ 3 कॉलम की विड्थ ले। तो इस तरीके से ये हमारे 3 कॉलम की दे रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये दोनों जो है उन 12 में से 6-6 कॉलम की विड्थ दें और जब हम छोटी स्क्रीन पे आएँ, तो वहाँ पे हमारे कुछ और हमारा वो पूरी स्क्रीन की विड्थ दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ कॉलम एलजी यानी कि लार्ज स्क्रीन तक जो है ये हमारे 6 कॉलम्स हों और की विड्थ दे रही हूँ और छोटी स्क्रीन पर बाय डिफ़ॉल्ट डिव जितनी भी विड्थ देता होता है, जो कि हमारी पूरी स्क्रीन की विड्थ है, वो दे रहा हूँ। सो ये जो अब कॉलम है, ये बड़ी स्क्रीन पर जो है ये 6 कॉलम्स की विड्थ दे रही होंगी और जब हम छोटी स्क्रीन पर आएँगे, तो ये हमारे पूरे विड्थ की पूरे स्क्रीन की विड्थ ले रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के बाद जो है हम लोग अब रेडी हैं कि हम किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप की उन सब का हैंड्स ऑन करने के लिए जो है मैं ये प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना चाहता था। और ये बात जो है मैंने पहले भी मेंशन की थी कि आज का सेशन जो है थोड़ा-सा लंबा भी हो सकता है। लेकिन मेबी हम लोग ऐसा करें कि अपने टाइम के अंदर इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें और जितना कुछ भी हमारा इसी टाइम के अंदर हो जाता है वो हम आज ही कर लें, बाकी का जो है आपके ऊपर छोड़ दिया जाए और आप लोग उसे प्रैक्टिस के लिए कर दें। सो इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे एक जो है पहले से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ था, एक फ़ोल्डर इसके लिए बनाया हुआ था। इसे मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड में, साथ में मैं अपना ये डिज़ाइन ओपन कर देता हूँ। अब इस डिज़ाइन को हमने कन्वर्ट करना है एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास ये जेपीजी में मेरे पास है, लेकिन जब आप कहीं पे काम कर रहे होंगे तो डिज़ाइनर हमेशा जो है आपको इसकी या तो फ़ोटोशॉप डिज़ाइन देगा, पीएसडी फ़ाइल या आपको फिग्मा का डिज़ाइन दिया हुआ होगा या आपको एडोबी एक्सडी जो कि आपको वेब पेजेज़ डिज़ाइन करने के लिए हेल्प करता होता है या एडोबी एक्सडी का जो है आपके पास डिज़ाइन आएगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप जो है उसको कन्वर्ट करें एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर। जनरली क्या होता है कि आपके पास जो डिज़ाइन आएगा, वो सिर्फ़ बड़ी स्क्रीन के लिए आएगा और छोटी स्क्रीन के लिए आपने खुद जो है उसपे थोड़ा-सा सोच के उसको मैनेज करना होता है। सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास अक्सर डिज़ाइन आते हैं, वो हमारे पास आ रहे होते हैं। ये मैंने ये कैनवास पे जब क्लिक किया तो ये हमारे पास पूरे पेज की विड्थ और हाइट दिखा रहा है। तो स्टैंडर्ड जो है हमारे पास 1920 पिक्सल की स्क्रीन का डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर साइट्स के अंदर जो है वो हमारा जो कंटेंट है वो एक कंटेनर के अंदर ही आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है और मैं अब नीचे अगर स्क्रॉल करूँ तो ये सारा हमारा कंटेंट इसी कंटेनर के अंदर ही है। हमारी कोई भी चीज़ इस कंटेनर के अंदर नहीं के बाहर नहीं जा रही। सो ये जो है इसी जो बूटस्ट्रैप का हमने कंटेनर पढ़ा है तो वो
ही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अब कंटेनर की विड्थ जो है बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि बूटस्ट्रैप की ये जो है कंटेनर की विड्थ 1320 है इस स्क्रीन के लिए और आपका जो है यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया गया है वहाँ पे उसका कोई और साइज़ हो, तो उसको जो है हमें बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस है उसे ओवरराइड करना होता है अपनी सीएसएस के अंदर। सो ऐसी अगर कोई यहाँ पे चीज़ आई तो हम लोग यहाँ पे उसे चेंज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी होती है डिज़ाइन के अंदर कि जिस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास डिज़ाइन मिला है, उसी स्क्रीन के ऊपर हमारा कंटेंट हर एक चीज़ उसके फ़ॉन्ट साइज़, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली, उसके अंदर जो ये स्पेसेस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिंक्स के अंदर जो स्पेस है या इसके अंदर नीचे ये एक छोटा-सा हॉवर पे इफ़ेक्ट इन्होंने डाला हुआ है। ये सारा कुछ जो है हमारे पास एज़ इट ही आ रहा हो, इसमें कहीं पे भी कोई हमें फ़र्क नज़र ना आ रहा हो। सो ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि जो है उस स्क्रीन के ऊपर वैसे ही हम बनाएँ और उससे छोटी स्क्रीन के ऊपर जो है हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उसे थोड़ा बहुत चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन जो है हमारे पास थीम एक बना हुआ होता है और उसी को हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक index.html की मैं फ़ाइल बना देता हूँ। index.html यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट दे देता हूँ। इसे मैं कह देता हूँ सर्विसेज़। ये हमारा सर्विसेज़ का पेज आ गया। सॉरी ये इंडेक्स की फ़ाइल हमारी इमेजेस के फ़ोल्डर में आ गई थी। सो इसे मैं हुँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ। इसे मैं ब्राउज़र में साथ में ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सीएसएस के लिए फ़ोल्डर बनाता हूँ। इसके अंदर मैं style.css की फ़ाइल बनाता हूँ और साथ में मैं वो बूटस्ट्रैप की जो हमारी सीएसएस की फ़ाइल थी, वो भी मैं यहीं पे रख दूँगा। ये मैं यहाँ से bootstrap.min की फ़ाइल कॉपी करूँगा और इसे जो है मैं रख दूँगा इसके सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर औक़ात ऐसे हो सकता है कि हमने बूटस्ट्रैप की सीएसएस को ओवरराइड करना होता है। सो ओवरराइड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बूटस्ट्रैप की सीएसएस को हम पहले यहाँ पे डिफ़ाइन करें और अपनी जो कस्टम सीएसएस है उसे उसके बाद डिफ़ाइन करें। ये सीएसएस की वैसे चाहे वो इसके नीचे भी हमने लिखा हो, सीएसएस की जो है हर एक सेलेक्टर की कुछ वेटेज होती है। हमारा अगर एक आईडी के साथ हम लोग किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ को सीएसएस के सेलेक्टर के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इनकी अपनी-अपनी वेटेज है, जो कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो अगर 2 चीज़ें सेम ही वेटेज की हमारे पास आ रही हों जो कि बूटस्ट्रैप में भी है और हमारे पास भी है, तो हम लोग जो है यहाँ पे हमारा मसला क्रिएट होता है। इसकी मिसाल भी अभी यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इन दोनों को पहले मैंने लिंक कर दिया सीएसएस और इसे स्टार डॉट ये कर दिया। मैं यहाँ पे अभी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक पैराग्राफ बनाता हूँ, पैरा और इसे मैं क्लास दे देता हूँ। बूटस्ट्रैप की एक क्लास है बीजी डार्क। इसका बैकग्राउंड डार्क कर दो। ओह सॉरी डार्क। ये आप देख सकते हैं कि इस अब पैराग्राफ का बैकग्राउंड डार्क हो चुका है और इसको अब मैं यहाँ पे अगर इसे इंस्पेक्ट करूँ डेवलपर टूल की मदद से और यहाँ पे मैं देखना चाहूँ कि इसके जो है बैकग्राउंड जो है यहाँ पे, ये हमारे पास डिफ़ाइन हुए हैं। यहाँ पे हम अपनी स्टाइल को चेक कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसकी जितनी भी स्टाइलिंग हुई हुई है, वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। सो बूटस्ट्रैप बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड डार्क की जो इसके ऊपर क्लास लगी हुई है, उसकी वजह से इसे ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी इसे दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इसी सीएसएस को, इसी क्लास को जो कि बूटस्ट्रैप के सीएसएस के अंदर डिफाइन थी, इसको मैं अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर भी डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। तो अब ये ओवरराइड हो गई होगी। यहाँ पे इसे हो जाना चाहिए था उस सॉरी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है
लेट मी चेक कि ये क्या सही से हमारा लिंक हुआ है। सी एस एस फाइल डॉट सी एस एस एंड इसके अंदर हमने ये डिफाइन किया है बैकग्राउंड कलर रेड। अच्छा, यहाँ पे इनने साथ में जो है ना बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट की क्लास भी लगाई है। यानी कि चाहे इसे कोई ओवरराइड भी करे फिर भी आप जो है इसी सीएसएस को ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम भी जो है इसके साथ में इंपॉर्टेंट लगा देंगे। तो चाहे कोई इसे ओवरराइड इसके बाद करे भी तो ये ओवरराइड ना हो। सो अब जो है इंपॉर्टेंट के साथ इन दोनों की वेटेज बराबर हो चुकी है, जो हमारे सी एस एस बूटस्ट्रैप वाले में डिफाइन था और जो यहाँ पे डिफाइन है। सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो है हमारा रेड हो चुके हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको इसका असर दिखाऊं कि ऊपर या नीचे से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये वाली जो हमारी अपनी कस्टम सी एस एस थी, इसे मैं अगर ऊपर डिफाइन करूँ, ये हमारी ऊपर आ गई और बूटस्ट्रैप वाली नीचे है। तो अब जो है इसका बैकग्राउंड हमें डार्क नजर आ रहा होगा, यानी कि अब वो बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी ओवरराइड नहीं हुई बल्कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी बूटस्ट्रैप में जाकर ओवरराइड हो चुकी है। तो अब अपने पेज को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ये एक स्टैंडर्ड समझा जाता है कि हम लोग अपने पेज को हमेशा रैप करते हैं एक रैपर के अंदर। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाई और उसे मैंने रैप कर दिया एक रैपर के अंदर। ठीक। उसके बाद मैंने आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स बताए थे, जिसके अंदर हमारे पास होता है हेडर, उसके बाद हमारे पास होता है मेन, एंड देन हमारे पास होता है फुटर। अब यहाँ पे मैंने जो है अपने डिज़ाइन के ऊपर जो है ख़ास तौर पे नज़र रखनी है और इसकी एक-एक चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे अब अगर हम देखें, हमारा जो हेडर है ना, वो ये लोगो है, ये होम, सर्विस और ये सारे हमारे नेविगेशन लिंक्स हैं। लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यानी कि ये जो हेडर है, ये हमारा ऊपर आया हुआ है इस ये मेन वाले एलिमेंट के ऊपर या मेन वाले इस सेक्शन के अंदर। ये हमारा मेन का जो पहला सेक्शन है जिसे हम बैनर सेक्शन कहते हैं, जिसके अंदर ये हेडिंग्स लिखे हुए हैं और इसका ये सारा बैकग्राउंड है, वो हेडर भी जो है हमारा इसके ऊपर आया हुआ है। सो ये काम हम कैसे करते हैं ये अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, इस कैनवस के अंदर मैं चेक करूँगा कि ये हमारा कंटेनर कितनी बिट्स का है। यहाँ पे मैं नीचे चेक करूँ तो ये हमारा तकरीबन 1320 के करीब ही है। 1300, यस, दिस इज 1320। तो 1320 पिक्सल जैसे कि हमारे बूटस्ट्रैप का बाय डिफॉल्ट बी कंटेनर का साइज होता है, सो हम उसी को यूज कर रहे होंगे। यहाँ से मुझे पता चल गया। तो मैं क्या करता हूँ, हेडर का काम मैं बाद में करूँगा, इसमें अभी सिर्फ मैं अभी ये लिख देता हूँ कि ये हमारा हेडर है और पहले मैं मेन के अंदर इसी सेक्शन को बनाने की कोशिश करता हूँ। सो मेन के अंदर मैंने सेक्शन बनाया और इसे मैं क्लास देता हूँ बैनर। ये हमारा बैनर का सेक्शन है। इसके बैनर का सेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये जो अभी मैंने बैनर बनाया है, ये हमारा ले रहा है ये वाला सारा पार्ट हमारे पेज का बाय डिफॉल्ट। ठीक। अब इसी बैनर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर बनाऊंगा। कंटेनर। अब ये जो कंटेनर है, ये हमारा कितना जो है साइज ले रहा होगा, ये हमारा ले रहा होगा यहां से लेकर ये वाला साइज, ये हमारा कंटेनर ले रहा होगा। अब इसके बाद मैंने इस डिजाइन में चेक करना है कि ये जो हमारी पहली पहली हेडिंग है सर्विसेज की, ये जो है इससे ऊपर पैडिंग कितनी है। सो मैं यहाँ पे ये कैनवस का टूल लेता हूँ और यहाँ से ऊपर तक चेक करता हूँ कि ये हमारी कितने जो है हाइट ले रहा है। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि 248 पिक्सल्स जो है ये टॉप तक इसकी जो है पैडिंग है। सो मैं क्या करूँगा,
कंटेनर के अंदर जो है ये हमेशा स्टैंडर्ड समझा जाता है कि कंटेनर को साथ में हम कोई और क्लास नहीं देते, जबकि जो भी हमने क्लासेस वगैरह देनी होती हैं, वो इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं और उसके अंदर वो सारा हम कंटेंट रख रहे होते हैं। सो मैं इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ और उसे मैं कहता हूँ बैनर कंटेंट। ठीक? तो अब इस बैनर कंटेंट को जो है मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दूँगा। बैनर कंटेंट इसका पैडिंग टॉप हमने देखा था कि वो है 248 पिक्सेल्स और इसकी अगर मैं पैडिंग बॉटम चेक करूँ, वो कितनी है? तो वो है हमारी तकरीबन 264 पिक्सेल है आई गेस। तो ये हमारे पास 264 पिक्सेल है पैडिंग बॉटम। सो मैंने इसे पैडिंग बॉटम दे दी 264 पिक्सेल। अभी अगर हम अपने पेज को देखें तो हमें कुछ भी यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो हमने पैडिंग दी है उसकी वजह से ये इतना हमारा साइज़ ले रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस सारे को ये बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगा और बैकग्राउंड हमने वो पूरे सिर्फ़ इसके कंटेंट को नहीं देना बल्कि पूरे के पूरे बैनर को देना था। सो बैनर को हमने क्लास दी थी ये। सो बैनर के लिए मैंने सीएसएस डिफाइन करनी है, ये इसका पैरेंट एलिमेंट है इसलिए मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ। ये मैंने इसे बैनर की क्लास दी और इसका मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज जो है उसका यूआरएल जो है वो यहाँ से कहाँ पे पड़ा है। सो अभी हमारी ये स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल यहाँ पे पड़ी है। सो मैं यहाँ से सीएसएस से अपने पेरेंट इससे फ़ोल्डर में आऊँगा। इससे पेरेंट में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, डबल डॉट स्लैश जिससे हम अपने पेरेंट फ़ोल्डर में चले गए। अब यहाँ पे मैं इमेजेस और इमेजेस के अंदर बैनर का बैकग्राउंड जो इमेज है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। सो अब आप देखेंगे कि ये जो बैकग्राउंड एलिमेंट पिक्चर है, वो हमारे यहाँ पे आ चुकी है। क्योंकि जो डिज़ाइन के अंदर एग्ज़ैक्ट बैकग्राउंड है, वो मुझे नहीं मिल रही थी, सो अभी रैंडमली मैंने एक यहाँ पे दे दी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है ये सर्विसेज़ की हेडिंग। अब यहाँ पे हम अपने पेज में देखें क्योंकि हमारा पेज है ही वो जो भी हमारी ये साइट है, उसका ये पूरा पेज ही सर्विसेज़ के बारे में है। सो यहाँ पे जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, वो ये सर्विसेज़ की हेडिंग है। अगर हम लोग फ़ोटोशॉप वगैरह यूज़ कर रहे होते, सो हम इसको इंस्पेक्ट करते, इसको देखते, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या है और फिर हम यहाँ पे लिखते। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि इसका जो है पीएसडी या हमारे पास फिग्मा डिज़ाइन मौजूद नहीं है, तो मैं जो है इसे ऐसे ही जो है डिफ़ाइन कर देता हूँ इस बैनर कंटेंट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास H1 की एक हेडिंग आई और इसे जो है मैंने सर्विसेज़ यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास सर्विसेज़ आ गया। सो इस हेडिंग को जो है मैं कोई क्लास दे देता हूँ, क्लास। इसे मैं कह देता हूँ मेन हेडिंग फॉर एग्ज़ाम्पल और इस मेन हेडिंग को जो है मैं इसका कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करके आई गेस 30 पिक्सल के करीब होगा डिज़ाइन के मुताबिक। या इससे भी छोटा थोड़ा-सा 28 पिक्सल इसे कर देते हैं। सो ये हमारी सर्विसेज़ की यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है। उसके बाद हम डिज़ाइन में जाएँ, हमारी ये सेकंड हेडिंग आ रही है और ये हेडिंग सिर्फ़ यहाँ तक की विड्थ दे रही है, जो कि हमारे पेज के यहाँ पे असल में हमें मेज़र करना होगा कि ये कंटेनर की विड्थ कितनी है, उसके बाद ये कितनी विड्थ दे रहा है, इसकी हम परसेंटेज निकाल के वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं या पिक्सल में भी इसे दे सकते हैं। सो अभी के लिए जो है मैं इसका अगर चेक करना चाहूँ कि ये कितनी बिट जो है ये वाली हमारी हेडिंग दे रही है। सो ये वाली हेडिंग जो है हमारी तकरीबन दे रही है 920 के करीब या 914 के पिक्सल के करीब। सो H2 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और इसे मैं क्लास देता हूँ LG हेडिंग, लार्ज हेडिंग और इसके अंदर मैं ये कंटेंट रख देता हूँ और सर्विसेज व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू
8। ये वाली हेडिंग हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसकी जो है मैं स्टाइलिंग चेंज करता हूँ। इसे मैं क्लास देता हूँ एसजी हेडिंग, और इसका भी कलर हमारा वाइट हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमारा हो गया, लेट्स से अबाउट 80-90 पिक्सल होगा वो। और ये हमारे पास वो बड़ी वाली हेडिंग भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसकी जो है विड्थ हमने देखी थी, वो हमारी थी कितनी? इसकी विड्थ हमारी आ रही है 916 पिक्सल। विड्थ जो है 916 पिक्सल। अब जब हम छोटी स्क्रीन में जाएँगे तो यकीनन हमें जो है इसकी विड्थ दोबारा से 100% करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे हम इसकी मीडिया क्यूरेट डिफ़ाइन करेंगे और वहाँ पे इसे जो है डिफ़ाइन कर देंगे। अभी के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और चेक करते हैं कि इसे विड्थ देने के बाद अब ये देखें कि तकरीबन वैसे ही हमारा नज़र आ रहा है जैसे कि डिज़ाइन के अंदर था। उसके बाद क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने शायद यहाँ पे मिस कर दी हो। यहाँ पे जो है इन दोनों हेडिंग्स के दरमियान फासला कितना है, ये भी हमने मेजर करके इसे मार्जिन बॉटम टॉप वाली हेडिंग को देना होगा। इसकी हाइट है 34 पिक्सल। सो ये जो हमारी पहली हेडिंग थी, इसका मार्जिन बॉटम जो है वो 34 पिक्सल ही होना चाहिए। ये मैंने इसकी डिफाइन कर दी 34 पिक्सल। हाँ, ठीक। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस हेडिंग के बाद इस पैराग्राफ के दरमियान कितना जो है हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। सो ये हमारे पास आ रहा है अबाउट 58 पिक्सल्स। इस हेडिंग को भी मैं मार्जिन बॉटम देता हूँ 60 पिक्सल, 58 पिक्सल। और उसके बाद ये मैं पैराग्राफ यहाँ पे बना सकता हूँ, डॉट पैरा। और इसका भी कलर जो है हमें वाइट रखना होगा। यहाँ पे मैं एक पैरा बनाता हूँ इस हेडिंग के बाद, पी डॉट पैरा। और इसके अंदर जो है मैं कंटेंट रखने के लिए एक शॉर्टकट जो है यूज़ करूँगा लॉरेम। अगर यहाँ पे आप लिखें तो ये जो है एक थोड़ा-सा जो है कंटेंट आपके इसके अंदर रख देता है वीएस कोड। सो ये हमारा यहाँ पे पैराग्राफ का कंटेंट आ गया है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसे आप देखें थोड़ी-सी इसकी जो है ये येलो सा जो हमें नज़र आ रहा है, ये इसकी जो है मार्जिन बॉटम है। तो मार्जिन बॉटम को जो है हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम इसके अंदर एक और क्लास ऐड करेंगे कि इसका मार्जिन जो है वो 0 है, या मार्जिन बॉटम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि मार्जिन बॉटम 0। तो मार्जिन इसका मैंने 0 कर दिया और अब हमें ये ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हमारा कंटेंट जैसे-जैसे आगे जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये बैनर जो है यहाँ पे हमारा थोड़ा ख़राब हो रहा है। यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आप देखें तो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको एक और प्रॉपर्टी में दे देता हूँ, बैकग्राउंड अ साइज़ जो है, ये मैं कर देता हूँ कवर, ताकि जितना भी इसका इसकी हाइट और विड्थ है, उसके मुताबिक ये उसे कवर करे। बैकग्राउंड की जो पोज़ीशन है, वो मैं चाहता हूँ कि हॉरिज़ॉन्टली भी सेंटर में रहे। ये जो मैंने सेंटर लिखा है, ये हॉरिज़ॉन्टली है। और वर्टिकली भी अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में रहे, तो इसके लिए मैं इस तरीके से बैकग्राउंड पोज़ीशन भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे उसी तरीके से बेहतरीन काम कर रहा है। और हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1920 पिक्सल के ऊपर। 1920 पिक्सल के ऊपर हमारा डिज़ाइन उसी स्टाइल के मुताबिक ही आना चाहिए था, और वो यकीनन वैसा ही आ रहा है। अब पैराग्राफ का जो है फ़ॉन्ट साइज़ यकीनन हमारा यहाँ पे छोटा है और वहाँ पे हमारा तकरीबन इससे बड़ा आ रहा है। सो मैं पैराग्राफ का जो है फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देता हूँ 22 पिक्सल। ये हमारे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज कर दिया।
और अब हम देखें कि ये पैराग्राफ हमारी कितनी विड्थ दे रहा था। मैं अगेन कैनवास का टूल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा दे रहा है अबाउट 670 पिक्सल। 670 पिक्सल इसका मैंने डिफाइन कर दिया। सो अब हमारा पैराग्राफ जो है उतनी ही विड्थ दे रहा है। कंटेंट शायद जो है डिज़ाइन से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, सो मैं इसका थोड़ा सा जो है पार्ट रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये तकरीबन हमारा जो है ये वाला बैनर वाला सेक्शन डिज़ाइन के मुताबिक है। बैकग्राउंड मेरे पास वैसा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मैंने रैंडमली एक उठा के यहाँ पे रख दिया है। अब जो है आप देख सकते हैं कि ये जो हेडर है, ये हमारा इस कंटेंट से ऊपर आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है अपनी जगह छोड़ के ये पूरा जो हमारा पेज है ना उसके रिलेटिव यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारा जो रैपर था उसको मैं एक क्लास दूँगा, पोजीशन रिलेटिव डॉट रैपर, और इसे जो है मैं पोजीशन देता हूँ रिलेटिव। और अब इसके रिलेटिव इसके चाइल्ड में जिस भी एलिमेंट को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे वो इसके रिलेटिव एडजस्ट होगा। यानी कि रैपर के अंदर जो है हमने एक हमारा था हेडर। अब ये जो हेडर है इसे मैं देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ जो है ये हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। इसके टॉप में मैं कहता हूँ कोई हमारा स्पेस ना रहे, इसके लेफ्ट में भी हमारी कोई स्पेस ना रहे। तो अब जो है अब अगर इसे हम देखें तो अच्छा, हेडर को हमने हेडर क्लास नहीं दी हुई, हमने वैसे ही डिफाइन किया हुआ है। सो ये मैंने क्लास सेलेक्ट के बजाय एलिमेंट सेलेक्टर को यहाँ पे अब यूज कर दिया। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो हेडर है हमारा इसके ऊपर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस हेडर के अंदर काम करना शुरू करता हूँ। हेडर के अंदर जो है भी मैंने एक कंटेनर डिफाइन किया, div डॉट कंटेनर। मैंने कंटेनर डिफाइन किया और इसके अंदर अभी मैं लिख देता हूँ हेडर। अच्छा, अब यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट कर रहा है। अब मैंने कंटेनर यहाँ पे ऐड किया, सो सोलन तो जो है ना हमारा कंटेनर यहाँ तक आ रहा है, जैसे यहाँ पे इस सेक्शन का आ रहा है, ये वाला हमारा कंटेनर ये वाला हिस्सा दे रहा है। लेकिन ये वाला जो हेडर है ये उस कंटेनर के अंदर नहीं आया, बल्कि कंटेनर भी हमारा बहुत ही 75 पिक्सल और बहुत ही कम विड्थ दे रहा है। इसकी वजह ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी देते हैं तो वो अपनी जगह भी छोड़ देता है और एक इनलाइन एलिमेंट बन जाता है। सो ये चूंकि एक इनलाइन एलिमेंट बन गया था, सो अब जो है ना इसको हमें बताना होगा कि ये दोबारा से अपनी पूरी की पूरी विड्थ ले। सो मैं इसे दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ कि विड्थ अपनी 100% ही दो, जैसे कि पहले दे रहे थे। अब जो है हेडर अपनी पूरी की पूरी विड्थ लेगा और कंटेनर जो है वो हमारा उसी के अंदर ही आएगा। ये वाला जो पार्ट है अब हमारा कंटेनर है, ये जो ब्लू में हमें नजर आ रहा है। अब मैं ये लोगो ऐड करूंगा। अगेन कंटेनर के अंदर मैं एक रैपर डिव रखूंगा, डिव डॉट, इसे मैं कह सकता हूँ हेडर कंटेंट। और हेडर कंटेंट के अंदर जो है मैं वो लोगो ऐड करना चाहता हूँ। तो लोगो आपको मालूम है कि जिसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसे लेकर जा रहा होता है उसके होम पेज के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने एक इमेज तो डाल दी है, लेकिन अब उस इमेज से पहले मैं एक एंकर टैग डिफाइन करूंगा, ताकि उसके ऊपर क्लिक करने से हमारा ये होम पेज के ऊपर दोबारा आए। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा मल्टीपल यहाँ पे पेज होता है, यहाँ पे अभी तो हमारे पास सिर्फ index.html ही है, लेकिन अगर हमारे पास कोई और पेज होता है तो उसके ऊपर भी हमारा हेडर अक्सर सेम ही रहता है। सो उसके ऊपर भी अगर कोई क्लिक करता है तो वो हमें इसके ऊपर ले जाता है। सो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग डिफाइन करता हूँ, और ये हमारा हमें दोबारा दोबारा लेकर आए index.html के ऊपर। इसके अंदर जो है मैं एक स्ट्रॉन्ग का टैग डिफाइन करता हूँ। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमारे पेज में ज़्यादा है। यकीनन हमारे पेज की आइडेंटिटी है और इसका लोगो जो है हम चाहते हैं कि ब्राउज़र को बताएँ कि ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो उसके लिए हम इसे स्ट्रॉन्ग के अंदर रखते हैं। और इसके अंदर मैं एक इमेज डिफाइन कर देता हूँ और इमेज को सोर्स दे देता हूँ इमेजेस, और इसके अंदर आके लोगो डॉट पीएनजी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसे मैं बता दूंगा कि ये हमारा लोगो है, सर्विसेज लोगो।
ये उसका अल्टरनेट टैग मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। सो आप देख सकते हैं कि ये वाला लोगो हमारा अब यहाँ पे आ चुका है। सो अब इस लोगो की मैं विड्थ और हाइट चेक करूंगा। सिर्फ अगर मैं विड्थ भी दे दूं तो हाइट इसकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इमेज ही ऐसा होगा कि वो ऑटो एडजस्ट करेगा अपने आप को। विड्थ जो है 124 पिक्सल इसकी आ रही है। सो इसे मैं क्लास दे देता हूँ लोगो, और लोगो का जो है इमेज का एलिमेंट है, इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए लोगो इमेज यहाँ पे साथ में रख रख दिया। सो हेडर के बाद हमारा यहाँ पे लोगो आ रहा था, तो इसे मैंने कह दिया कि लोगो इमेज, और इसे मैं विड्थ दे दूंगा कितनी थी हमारी 124 पिक्सल। इसकी विड्थ जो है 124 पिक्सल हो गई। अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो ये तकरीबन 124 पिक्सल ही विड्थ हमारा ले रहा है। ये हमारा 124 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ये स्ट्रॉन्ग और ये एंकर टैग, ये हमारी पूरी की पूरी विड्थ नहीं दे रहे, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट थे। और इनलाइन एलिमेंट जो है विड्थ हमारी उतनी ही लेता है जितनी कि एलिमेंट की होती है, लेकिन अक्सर औकात हाइट उतनी नहीं दे रहा होता। सो अगर हम चाहते हैं कि ये उतनी ही विड्थ और उतनी ही हाइट दे जितना कि उसके अंदर कंटेंट है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं कि ये एक इनलाइन ब्लॉक बन जाए। सो इनलाइन ब्लॉक भी हमारी एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा एंकर टैग है इसे मैं एक क्लास दे दूंगा लोगो, और यहाँ पे मैं लोगो, और जब मल्टीपल चीज़ों को आपने एक जैसी प्रॉपर्टी देनी होती है तो आप कॉमे के साथ दूसरी चीज़ भी देख सकते हो। मैं कहता हूँ लोगो, और लोगो के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट है, इस तरीके से क्या होगा, ये जो अभी मैंने लिखा है लोगो और स्पेस देकर स्ट्रॉन्ग लिखा है, इसका मतलब है लोगो का जो हमारा एलिमेंट है उसके अंदर जब कभी भी स्ट्रॉन्ग आ जाए तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज लगा दें। तो अभी इन दोनों के ऊपर मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। सो अब ये दोनों भी उतनी ही विड्थ ले रहे होंगे जितने की उस इमेज की थी, आप लोग देख सकते हैं। और इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा, जैसे मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा दोबारा जो है पेज रिफ्रेश हो जाता है और हम ये होम पेज के ऊपर ले आता है। अच्छा, ये अब हम देखें तो हमारा लोगो जो है ना बिल्कुल जो है हमारे पेज में ऊपर ऊपर जो है हमारे इसके साथ अटैच्ड है, जबकि यकीनन डिज़ाइन में ऐसे नहीं होगा, ऊपर इनने कुछ स्पेस दी हुई है। सो ये ऊपर की स्पेस को मैं मेजर करूंगा कि ये ऊपर हमारा अ, कितना स्पेस आ रहा है। तो ये हमारा तकरीबन आ रहा है 32 पिक्सल। सॉरी, हाइट इसकी कितनी आ रही थी, हाइट इसकी आ रही है अबाउट 60 पिक्सल। सो इसे मैं पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग टॉप अबाउट 60 पिक्सल पूरे के पूरे हेडर को। ठीक, तो हमने अब डिज़ाइन के मुताबिक जो है इसे उतनी पैडिंग टॉप भी इस लोगों को दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने राइट पे जो है हमने वो नैव बार लगानी है। सो नैव बार लगाने के लिए मैं जो है बजाय इसके कि कस्टम से डिफाइन करूँ, मैं बूटस्ट्रैप की नैव बार जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये मैं बूटस्ट्रैप में आया, इसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स में आया, और कंपोनेंट्स में हमारे पास होगा नैव बार। नैव बार के अंदर आए, ये सारे का सारा नैव बार मैंने कॉपी किया और इसे मैंने रख दिया हेडर कंटेंट के अंदर, और इस एंकर के बाद। तो ये हमारा वो बूटस्ट्रैप का नया बार यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा नैव बार होगा, ये हमारा नई लाइन पे आ रहा होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो पेरेंट एलिमेंट था हेडर कंटेंट,
जिसके अंदर ये लोगो भी है और उसके राइट साइड पे ये नेव बार भी है। इसको मैं दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, कोई चीज़ अगर आपने टेस्ट करनी है, डेवलपर टूल के अंदर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसे जो है यहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहीं पे एलिमेंट डॉट स्टाइल पे आया डेवलपर टूल के अंदर और यहाँ पे मैं जो है इसे करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन ये टेम्परेरी होगा, आपके कोड के अंदर चूँकि सेव नहीं है, तो आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे, तो ये चीज़ हमारी खत्म हो जाएगी। मैं इसे हमारे सीएसएस की फाइल के अंदर ही और हमारा जो हेडर कंटेंट था, हेडर कंटेंट, तो इसको जो है मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और इसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया ताकि इन दोनों के दरमियान में स्पेस आ जाए। अब हमारा ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने देखना है कि यहाँ पे जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट उसे इसने बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिया हुआ है, जबकि हमारा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। सो ये चीज़ मैं चेक करूँगा कि बूटस्ट्रैप ने कौन से एलिमेंट को किस क्लास के साथ बैकग्राउंड व्हाइट दिया हुआ है। मैं इसके ऊपर आया और मैं जो है यहाँ पे चेक करूँगा बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर जो है ये हमारी बीजी बॉडी टर्शरी ये हमारा जो है एक क्लास थी जो कि जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टी डिफाइन हुई है। मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ और क्या करता हूँ कि हेडर कंटेंट के अंदर बल्कि ये लोगो के बाद की चीज़ है सो मैं लोगो के बाद लिखूँगा डॉट हेडर कंटेंट और उसके अंदर ये और इसका बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ क्योंकि उनने एक इम्पोर्टेंट की क्लास भी साथ में लगाई हुई थी। सो मैं भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट की क्लास ऐड कर देता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि ये हमारा नैव बार उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगेन हम डिज़ाइन में आते हैं। अब हमने सिर्फ़ ये लिंक्स रखने हैं, बाकी सारी चीज़ों को मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर आता हूँ। इस नैव बार को ओपन करता हूँ। इसके अंदर इन्हें कंटेनर लगाया हुआ है और यहाँ पे एक जो है लोगो के लिए जो है एक एंकर डिफाइन किया हुआ है जिसे मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। हमें लोगो की ज़रूरत नहीं है। ये टॉगल बटन जो है इसे हमने एज़ इट रहने देना है क्योंकि ये छोटी स्क्रीन पर जो है हमें दिखाई दे रहा होता है और इसके क्लिक करने के ऊपर वो लिंक्स हमारे पास ओपन होंगे, वैसे ये हाइड हो जाएँगे छोटी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हम नीचे आएँगे कोलैप्स, नैवबार और ये सारी चीज़ें आ गई और यहाँ पे हमारे पास वो सारे आइटम पड़े हैं इस जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर और उसके बाद एक फॉर्म पड़ा हुआ है जो कि हमारा सर्च का एलिमेंट वहाँ पे बना हुआ है। इस फॉर्म को जो मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इस यूएल के अंदर भी मैं वो चीज़ें रखूँगा जिनकी मुझे ज़रूरत है। सो इसके अंदर जो है नैव लिंक एक्टिव अच्छा, मैं क्या करूँगा कि इसे ख़त्म कर दूँगा। ये हमें ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन की भी आई थिंक डिज़ाइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे ड्रॉप डाउन हो। सो मैं इस ड्रॉप डाउन वाले एलआई को भी यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा और ये हमें कोई डिसेबल्ड लिंक भी नहीं चाहिए। सो इन तीनों को मैंने ख़त्म कर दिया। अब मुझे जितने लिंक्स चाहिए मैं उतनी दफ़े इसको कॉपी करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मैं जो है इसे अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये 6 दफ़ा मैंने इसे डिफ़ाइन कर दिया। इनके नाम उसी तरीके से रख देते हैं। होम, सर्विसेज़, वर्क्स, अबाउट अस, फीचर्स एंड लास्ट में हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट। तो ये वाले सारे एलिमेंट्स हमारे इसी तरीके से आ गए। अब हमने इनका कलर जो है हमारे अपने डिज़ाइन के मुताबिक करना है। सो मैं क्या करूँगा, हमारा ये जो एंकर टैग है इसका कलर मैंने चेंज करना है। सो इसके ऊपर मैं क्लिक किया
बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर जो है ये कुछ और होगा। सो इसके अंदर जो इसने क्लास दी हुई है वो दी हुई है नैवलिंक। सो मैंने नैवलिंक का कलर चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हेडर कंटेंट के अंदर हमारे पास जो नैवलिंक है, इसका मैंने कलर करना है व्हाइट। सो अब इन सब का कलर व्हाइट हो चुका है। हॉवर के ऊपर आप देख रहे हैं कि उसके जो है ना नीचे एक छोटी-सी लाइन आ रही है। सो उसके लिए जो है ना अभी के लिए मैंने सिर्फ़ इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ऐड कर देता हूँ और वो हमारी कुछ इस तरीके से होगी कि मैं चाहता हूँ कि इस नैव लिंक के ऊपर जब भी हॉवर का इफ़ेक्ट हो यानी कि कोई भी इसके ऊपर माउस लाए, तो इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, वो जो है हमारे पास हो जाए अंडरलाइन। तो अभी इसके ऊपर अगर मैं हॉवर करूँगा तो ये अंडरलाइन आएगा। अब ये अंडरलाइन की बजाय हम सूडो एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम शॉर्ट है, सो मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम कर सकता है। सो इस तरीके से हमने ये ऐड कर दिया। अब हमने देखना है कि इन दोनों के दरमियान फासला कितना आ रहा है। सो ये हमारा टोटल जो इन दोनों के दरमियान फासला आ रहा है वो है 58 पिक्सल। 58 का मतलब है हमें इन दोनों जो हमारे पास नैवलिंक्स हैं, इनकी जो पैडिंग होगी लेफ्ट राइट वो इसकी हाफ़ देनी होगी, जो कि हमारे पास बन रहा है 29 पिक्सल। अब हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप ने भी तो फासला क्रिएट किया हुआ है, तो वो कौन से एलिमेंट को पैडिंग दी हुई है? सो बूटस्ट्रैप ने बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग दी हुई है, वो नैवलिंक को ही दी हुई है। सो मैं इसी नैवलिंक को जो है क्या करता हूँ, इसी को मैं पैडिंग देता हूँ। पैडिंग टॉप बॉटम इसकी 0 हो गई और इसके लेफ्ट राइट जो है 29 पिक्सल मैंने इसकी पैडिंग ऐड कर दी। सो ये अब इस इनमें उतना ही डिफ़रेंस होगा जितना कि हमारा डिज़ाइन के अंदर है। अब यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊँ। अब मैं अपनी स्क्रीन को जब छोटा करूँ, अभी ये 1920 पिक्सल पे है। ये 1920 से लेकर 1400 पिक्सल तक हमारा ये जो कंटेनर है ना, ये जो है उतनी ही विड्थ दे रहा होगा। यानी कि ये कोई इसका साइज़ जो है चेंज नहीं हो रहा, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम 1400 पिक्सल से नीचे आएँगे, तो ये हमारे कंटेनर की विड्थ चेंज हुई जिसकी वज़ह से हमारा सारा का सारा कंटेंट हिल गया। सो हमें हर एक जो है ये बूटस्ट्रैप का जो ब्रेक पॉइंट है उसके ऊपर हमें नई सीएसएस प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होंगी। जैसे हमारा यहाँ पे अब देखें हमारी ये हेडिंग बहुत बड़ी लग रही है इस वक्त। ये जो है स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा लग रही है, ये जो हमने मार्जिन बॉटम दिया हुआ था। सो इन चीज़ों को हम साथ-साथ कम करते जाएँगे मीडिया क्यूरीज की मदद से। और जब हम लार्ज स्क्रीन से नीचे आएँगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा नैव बार है, ये हमारा इस तरीके से एक एक बटन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे जब आप ओपन करेंगे तो ये एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट करता है और इस चीज़ का जो है सॉल्यूशन जो है मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा। आज जो है टाइम बहुत ही कम है, सो मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम जो है ना ये स्ट्रक्चर हम लोग कवर कर सकते थे, वो हम लोग करें। सो थोड़ा-सा मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे जो है ये साथ-साथ हर स्क्रीन पे जैसे चेंज हो रहा है, तो हम लोग जो है इसके लिए कैसे सीएसएस डिफाइन करते हैं। हुँ, अच्छा, मैं आया 1400 पिक्सल पे। 1400 पिक्सल पे हमारा जो है, ये सारा कंटेंट तकरीबन सही नज़र आ रहा है। इसके बाद 1400 से नीचे हम जैसे आए तो हमारा कंटेनर छोटा हुआ जिसकी वजह से ये सारा कुछ इफ़ेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपनी सीएसएस के अंदर दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लगाऊँगा एट द रेट ऑफ मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ जब हमारी होगी 1399.9 पिक्सल, क्योंकि हमें 14 पिक्सल से नीचे ही ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो इस सूरत में मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाए। इसका मैं दोबारा से ये वाली क्लास को यहाँ से डेवलपर टूल में आया, उसको सेलेक्ट किया, इसका ये कॉपी किया, देखा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका पहले 80 पिक्सल था, सो अब मैं यहाँ पे इसका कम करके इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ 60 पिक्सल फॉर एग्ज़ाम्पल कर सकता हूँ।
ठीक, अब ये हमारी हेडिंग छोटी हो के 60 पिक्सल हो चुकी होगी। ये जो सर्विसेज़ की हेडिंग है, इसका मैंने मार्जिन बॉटम भी यहाँ पे अब कम करने की ज़रूरत है और फ़ॉन्ट साइज़ भी कम करने की ज़रूरत है। सो मैं यहाँ पे आया, मेन हेडिंग यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे जो है मैंने इसे दोबारा से डिफ़ाइन किया इस मीडिया क्वेरी में। इसे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसका चेंज करके मैंने रखा लेट्स से 24 पिक्सल और इसका जो मार्जिन बॉटम था, वो पहले क्या था हमारे पास 34 पिक्सल, तो इसका मार्जिन बॉटम जो है अब मैं रख देता हूँ 24 पिक्सल। तो अब हमारा ये कुछ बेहतर लग रहा है और अब ये हम देख सकते हैं कि पैराग्राफ भी बड़ा लग रहा है और इन दोनों के दरमियान भी स्पेस हमारी ज़्यादा है। सो अगेन मैं इसका चेक करूँगा कि इसका मैंने मार्जिन बॉटम कितना दिया हुआ था। इसका मार्जिन बॉटम 58 पिक्सल था, सो अब इसका मैं कम करके मैं कर देता हूँ अबाउट फिफ 50 पिक्सल या 46 पिक्सल। अब आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ और इसके अंदर भी स्पेसिंग थोड़ी-सी कम हो गई है। अब मैं पैराग्राफ का भी फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा करना चाहता हूँ। सो मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा ऐसे यहाँ से चेक किया कि जो है ना कितना यहाँ पे मुनासिब लग रहा है। सो मेरे ख़्याल में यहाँ पे 20 पिक्सल मुनासिब लगेगा। सो मैंने पैरा की जो है सेलेक्टर को कॉपी किया और यहाँ पे आया और इस मीडिया क्वेरी में इस पैरा को दोबारा डिफ़ाइन किया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल कर दिया। सो इस तरीके से कंटिन्यू करते-करते हर जो है स्क्रीन पे आप लोगों ने इनको दोबारा से डिफ़ाइन करना होगा। और ये चीज़ हम कब तक बार-बार डिफ़ाइन करते रहते हैं। हमने जो क्लाइंट को अपना पेज रिस्पॉन्सिव करके देना होता है, वो हमने करके देना होता है 280 पिक्सल तक। क्योंकि हमारे पास जो सबसे छोटे स्क्रीन का मोबाइल फ़ोन आता है, उसकी विड्थ जो है 280 पिक्सल होगी। सो इस स्क्रीन तक हमने उन्हें रिस्पॉन्सिव करके देना होगा। आज हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है जिसकी वजह से जो है ना मैं अब ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक आज के लिए जो है इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, उसके अंदर जो है अपनी चीज़ें कैसे डालनी है, किन चीज़ों को कंसीडर करना है, कैसे हमने स्पेसिंग डालनी है, कैसे मार्जिन डालना है, कैसे पैडिंग डालनी है और कैसे हम अपना जो है हेडर, मेन और ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, पोज़ीशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव कब लगाते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमारी आज जो है यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। तो अब अगर जिन किसी के क्वेश्चन्स हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर किसी किसी का क्वेश्चन है वो हैंड रेज़ कर सकते हैं फिर मैं कोई भी अगर किसी का किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं इस वक़्त। नो क्वेरीज़? जी, यूसुफ। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक हम मीटिंग को यहीं पे एंड कर सकते हैं। यस यूसुफ आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं ये बोल रहा हूँ हम लोग टेल ब्लॉक्स और टेलविन सीएसएस के ज़रिए टेम्पलेट उठा के आप अगर अपने हम आप को यूज़ अनम्यूट करते कर हैं। सकते हैं। जी, जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा एक सवाल है कि हम जी, जी। टेलविन सीएसएस जी, मेरा जी। ये सवाल है कि हम टेल ब्लॉक्स और टेलविन सीएसएस के ज़रिए हम टेम्पलेट उठाते और बहुत जल्दी हम काम कर लेते। तो हमने उस तरीके से क्यों नहीं किया? हाँ जी। हुँ। बिल्कुल वैसे भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसमें जो है ना हमारे पास जब कस्टम डिज़ाइन्स आते हैं ना तो हमें ये सारी चीज़ों को इकट्ठे इस्तेमाल करना ही पड़ता है। चाहे आप टेलविंड भी कर रहे हो ना तो उसके अंदर भी जो है आपको इन सारी चीज़ों को दोबारा से डिफ़ाइन करना पड़ सकता है। सो वैसे भी आप काम कर सकते हो उसमें कोई इश्यू नहीं है अगर आपके अच्छा, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो रही है। जी। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी है, ये जो आपने ये जो साइज़ेस का ये जो अभी लास्ट वाला जो टॉपिक अभी कवर किया है, जिसमें कि अगर मोबाइल का व्यू है तो मोबाइल के व्यू पे वो सही व्यू आए। तो ये वाला अगर आप थोड़ा-सा हुँ, हुँ। डीपली अगर नेक्स्ट क्लास में अगर थोड़ा इसको डीपली लेके चलें।
यहीं से? अच्छा, इसका मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, और जी वेब जी पेज बोले। आपको पता है जो है ना, ये जो है ना, 4-4 5 घंटे आपके एक एक सेक्शन पे बाजुकात लग जाते हैं। तो इसका मैं आपके लिए फेवर ये कर सकता हूँ कि बाद में एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँ और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह ये मैं ऐसे कर दूंगा आपको, जो है ना, एक पूरा वेब पेज जो है डिजाइन करके, और उसका लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आपने अभी जो मैंने जो सवाल किया, मैंने जो अभी सवाल किया ना कि ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक के बारे में, हम्म। ये वाला आप मुझे आंसर ज़रा दोबारा रिपीट करने, मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पे चूंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 1 से 1.5 घंटा, जी जी तो यहाँ पे जी हम जी कवर नहीं कर सकते। और ये पेजेस हमारे पास, वेब पेजेस ऐसे होते हैं कि एक एक सेक्शन के लिए हमें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे चाहिए होते हैं। सो इसके जी लिए जी। मैं ये कर सकता हूँ कि वीकेंड पे या उसके बाद जो है ना, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक हो गया। यू आर वेलकम। जी जीशान। जीशान, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, लाइव पे इजाज। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे ना एक चीज़ ये भी पूछनी थी। ये जो बूटस्ट्रैप के अंदर हमारा ग्रिड सिस्टम है ना, जिसमें आप कॉलम्स की बात कर रहे थे, आप तो चलें, आज आपने वो मीडिया क्वेरीज वगैरह समझाई, तो इसलिए आप वो मीडिया क्वेरी से सब कुछ हैंडल कर रहे थे कि पहले आपने प्रॉपर एक मतलब लार्ज स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंगली उसको बनाया। उसके बाद हम्म आप हम्म कह रहे हैं कि अब मीडिया क्वेरीज के जरिए आप इसका सबका साइज एडजस्ट करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हम्म। थी कि आप अगर यही चीज़ बूटस्ट्रैप से सिखा देते ना, तो वो भी ज़्यादा इजी हो जाना था। मतलब लेट सपोज जिस तरह वो आपको ये चीज़ बता देनी चाहिए थी कि वो जैसे एमडी हो गया, कॉलम एमडी हम्म। कॉलम एसएम, ये चीज़ अगर होती ना तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाना। तो उससे ऑटोमेटिकली ये है कि अगर जो भी आपका कॉलम का कंटेंट होता है ना, मीडियम और एसएम यूज़ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो ये चीज़ आप ये नेक्स्ट में लाजमी डिटेल में बताइएगा। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्सिव हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे जो कंटेनर्स होंगे या जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ना, वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें हेडिंग्स, पैराग्राफ और इन चीज़ों को बड़ी और छोटी स्क्रीन पे डिफरेंटली दिखाना है, तो उसके लिए ये मीडिया क्यूरीज और ये चीज़ें करना बड़ा लाजमी था। तो उस वजह से मैंने ये चीज़ें अलग से बताई हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। समटाइम्स इस तरह कस्टमाइज करने की भी ज़रूरत आती है, लेकिन मैं वैसे एक बता रही थी कि अगर ये एस एम एम डी ये वाली टर्म्स अगर डिटेल में अगर आ जाए ना समझ, तो फिर वो बाकी वो तो हम्म। मेन मतलब अगर आप लेट सपोज दो एक अपने पेज को दो कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जब आप उसको एमडी के ऊपर रखेंगे ना, तो जब जिस तरह आपने कहा था कि वो एक ही रो में आ रहा है लार्ज स्क्रीन पे, और बाद हम्म। में आप उसको मतलब अ, दो दो रोज में डिवाइड कर दें, इस तरह हो जाना था ना। तो उसमें ऑटोमेटिकली सारा बिल्कुल, कंटेंट शॉर्ट हो जाना था। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा, इसके लिए ये है ना कि अगेन वही बात है कि हमारे पास यहाँ पे टाइम शॉर्ट होता है। और दूसरा ये है कि इसके लिए जो है ना, हम लोग एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें हमने कवर की हैं, उनको बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस तक उनके जो बेहतरीन रिसोर्सेज होंगे ना, हम वो उन सब के लिंक्स और उनका जो है आप लोगों को साथ में उस डॉक्यूमेंट में बता देंगे। तो बाकी सारी चीज़ें सबको खुद ही लर्न करनी पड़ेंगी। यहाँ पे बूट कैंप में आप लोगों को सिर्फ जो है एक आइडिया सारी चीज़ों को मिल सकता है, ख़ासकर जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था वेब डेवलपमेंट का। सो उन्हें जो है एक बेसिक आइडिया यहाँ से मिल गया, एंड देन जो है आगे उसे जो है एक और लेवल पे लेकर जाने के लिए उन्हें वहीं से ही रेफ़र करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मुझे एक और जी बात, ठीक है, थैंक यू। अच्छा मुझे एक और बात जी, बोलनी है कि, जी, जी। अच्छा मुझे एक और बात बोलनी है, जैसे हम टेबलर्स और टेलमेन सीएसएस से हम आसानी से क्लाइंट के लिए कहाँ टेम्पलेट उठा लेते हैं और काम करके दे देते हैं। अच्छा हुँ, जिसकी अभी आपने एक बात बताई, एक इजाज को आपने जो एक बात बताई कि हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे पूरी, उसमें लिंक वगैरह रखेंगे कि बंदे के लिए आसानी हो। हुँ।
ठीक है। हम्म तो उसमें आप थोड़ा ये भी इंक्लूड करिएगा कि अगर किसी को टेम्पलेट वगैरह उठाने हो वहाँ से टेम्पलेट उठाए पे कस्टमाइज करे अपने हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से जो भी हो, इस बारे में भी थोड़ा गाइड कर दिएगा। अच्छा, हेलो। मुझे क्लियर समझ नहीं है आप क्या चीज़ कहना चाह रहे थे, क्या चीज़ हम इंक्लूड करें? मैं चाह रहा हूँ वो जो डॉक्यूमेंट फाइल जो आप प्रोवाइड हम्म करेंगे ना हमें, उसमें ज़रा इस तरीके की भी एक स्लाइड ये भी करें कि जैसे टेलमिन जैसे और टेल ब्लॉक से हम टेम्पलेट उठा लेते हैं और हम किन हम्म किन हम्म, वेबसाइटों से ये टेम्पलेट उठा सकते हैं, फिर हम कस्टमाइज एडिट करके फिर क्लाइंट को दे सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सही मुझे ना, सही सही। क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होंगे टेलमिन जैसे और टेल ब्लॉक्स। ये तो मेरे दोस्तों वगैरह से पता चल गई थी, मुझे भी सिर्फ यही तो पता है और कुछ नहीं पता, इस वजह से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके। बूट बूट लेकिन बूट अच्छा बूट सर। स्ट्रैप की लेकिन सिर्फ आज मैंने देखी है। बूट स्ट्रैप की हम्म सिर्फ आज मैंने देखी है जो आपने इस्तेमाल की है, बस इसके अलावा मैंने कभी अच्छा, भी नहीं देखी पहले। ये ऑप्शनल होता है, चाहे आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करो या आप टेलविंड इस्तेमाल करो। आप जो है ना, इनमें से कोई भी एक चीज़ को यूज़ करके आप पूरी की पूरी जो है वो लेआउट्स तैयार कर सकते हैं। यानी कि या लेकिन आप सबसे टेलविंड ज्यादा कर रहे हैं या आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। सो लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा हाँ, कौन कहाँ से टेम्पलेट अच्छे प्रोफेशनल क्लाइंट के लिए कहाँ से मिलते चलिए हैं? ठीक है, मैं देख दूँगा। वैसे ये टेलविंड मैंने खुद भी इतना नहीं देखी हुई। मैं बूटस्ट्रैप से ही काम चलाता हूँ और इससे जो है अब तक मैं काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स बना चुका हूँ और मुझे कभी भी जो है कहीं पे इश्यू नहीं आया इसके साथ। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा सर, मैंने आपसे एक चीज़ ये पूछनी है कि जी। जो आगे हम लोग लेट्स सपोज इंडस्ट्री में अगर जॉब करने के लिए जाते हैं, आपकी डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं ना अक्सर यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ, तो उसमें वो बात कर रहे होते हैं कि इंटरव्यूज में ना डेवलपमेंट के साथ साथ वो डीएसए के बारे में भी पूछते हैं हमसे। तो और मोस्टली जो है ना वो कहते हैं ज़्यादा क्वेश्चनिंग डीएसए से रिलेटेड होती है। तो इसका हुँ। भी थोड़ा सा बताएं वो क्या करना चाहिए और उसको हम किस तरीके से लर्न करें, किसी स्पेसिफिक हुँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करें और कौन-सी बेस्ट है और उसका क्या रिसोर्स हो सकता है? हुँ। अच्छा, ये जो बात है ना कि डीएसए कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, सो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई कर रहे हो, जो कि स्टार्टअप नहीं है और कोई बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो वो कभी भी आपको सिर्फ़ स्पेसिफ़िक आती है, ठीक है? मैंने जावास्क्रिप्ट ये चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन मुझे डीएसए, ऊप वगैरह का पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ़ मैं जानता हूँ। तो इसकी बेस पर आपको कभी भी एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस होगा, वो आपको हायर नहीं कर रहे होते। उन्हें चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में, प्रोग्रामिंग के सारे कांसेप्ट्स उसके क्लियर होंगे। सो वो ऐसे लोगों को देख रहे होते हैं, जो कि डीएसए के और ऊप के कांसेप्ट भी उन्हें आते हों। ताकि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ वक़्त के साथ-साथ इवॉल्व होते हैं। उन्हें ये चीज़ जो है अपनी नज़र में रखनी होती है कि कल को अगर ये टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो जाती हैं, तो अगला बंदा शिफ्ट होने के लिए कितना रेडी है। अगर आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेब डेवलपमेंट की हुई है और आपको शिफ्ट करना पड़ता है किसी और चीज़ के ऊपर, तो आपको उस चीज़ की समझ शायद ना आए। लेकिन अगर आपने डीएसए और बाकी ये वाले कांसेप्ट ऊप के कांसेप्ट किए हुए होंगे, तो आप किसी भी लैंग्वेज में काम करना स्टार्ट करेंगे, तो उसका जो है, उसकी बेस वहीं से ही प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल डीएसए जो है कि हम में से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसे डीएसए के कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो इसके लिए जो है ना मुख्तलिफ रिसोर्सेज़ हो सकते हैं। आप कोड विद हैरी की डीएसए की प्लेलिस्ट देख सकते हो, आप अपना कॉलेज की देख सकते हो। इस तरीके से और हैं जो कि अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। बड़े अच्छे-अच्छे जो है उनके लेक्चर्स पढ़े हैं, वहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। और लैंग्वेज जो है आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो, इसके लिए कोई जो है लिमिटेशन नहीं है। आपको किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है आपके कांसेप्ट क्लियर आप अपने कर दो, लेकिन आपके पूरे के पूरे जो है डीएसए वगैरह क्लियर होनी चाहिए। इसकी जो है आप क्योंकि जब कहीं पे इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हो या आपका जब टेस्ट हो रहा होता है, तो वो आपको कभी भी ये नहीं कहते कि ये चीज़ हमें सी प्लस प्लस के अंदर ही करके दो या जावा के रिक्वायरमेंट होती है कि ये चीज़ आपने करके दिखानी है। या आपने उन्हें पहले से बताया हुआ होगा कि मैं सी प्लस प्लस जानता हूँ या मैं जावा जानता हूँ या फलाँ लैंग्वेज जानता हूँ, तो मैं इस चीज़ के अंदर जो है एक्सपर्टीज़ रखता हूँ और फिर अगले उसी के मुताबिक ही क्वेश्चन करते होते हैं। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर।
यू आर वेलकम। जी यूसुफ, मजीद कुछ कहना चाहते हैं? ओके, आई थिंक वी आर डन विद टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल इंशाल्लाह हम लोग जावास्क्रिप्ट को देखेंगे, उसके बेसिक्स मेरा सीखेंगे। और मेरा यस, एक सवाल है कि वेब में हम जावा क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम उसकी जगह पाइथन क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि सारे लैंग्वेजेस में एक ही काम हो रहा होता है, जावा हो जाए, पाइथन हो जाए, या कोई भी सी शार्प हो जाए, सब में एक ही जैसा काम हो रहा होता है, तो हम वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे? और